एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अंजना फ्रॉम ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर आईएएस। तो चलो कंटिन्यू करते हैं अपने सफर को, जो कि है करंट अफेयर का, और इसमें हम डिस्कस करते हैं इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। और जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। तो बेटा, सबसे पहली न्यूज ऑब्वियसली यूपीएससी आपको नजर आ रहा है। यूपीएससी एट द रेट 100 स्टोरी ऑफ इंडिया टॉप रिक्रूटर। तो आपने सिविल सर्विसेज का ही एग्जाम देना है, चाहे वो स्टेट का है, बट स्टिल ऑब्वियसली दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. Now, when the Constitution came into effect in India on January 26, 1950, so did some institutions that enable the foundation of newly democratic nation. उसी टाइम पे ही कुछ हमारे पास जो है हमारे इंस्टीट्यूशंस भी आए, एंड वन सच इंस्टीट्यूशन वाज यूपीएससी लोकेटेड एट धोलापुर हाउस on Shahjahan Road in New Delhi. And at that time it was founded on October 1, 1926 under the government of India at 1919. पूरे फैक्ट्स आपको हिस्ट्री के नजर आ रहे हैं। 1919 एक्ट के साथ ये आया था और अक्टूबर 1926 को जो है वो फाउंडेशन हुई, एंड द यूपीएससी वाज नोन एज पब्लिक सर्विस कमीशन. नाउ बिफोर इट्स करंट नेम, between 1937 and January 26, 1950, it was called the Federal Public Service Commission. तो 1950 से पहले यूपीएससी को क्या बोलते थे हम? फेडरल सर्विस कमीशन. एंड ऑन अक्टूबर 1st दिस ईयर द हाईएस्ट रिक्रूटर ऑफ ऑफिशियल्स टू द इंडियन गवर्नमेंट विल एंटर इट्स सेंटिनरी ईयर. तो ये है आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज. Now, a constitutional body, यूपीएससी हमारी constitutional body है definitely, and its mandate जो है वो आर्टिकल आपका 320 है. outlines the function of public service commission, that is to conduct examination of for the appointments to the services of union as well as state respectively. Today UPSC mostly hold written exam, 2-tier prelims interview, ये सब हमें पता है. According to its latest annual report 2022-23 में UPSC conducted 15 recruitment exams, 11 for civil services and 4 for defense services. ये हमें कवर करने की जरूरत नहीं है, बट यू रिमेंबर दीज फैक्ट्स. और थोड़ा सा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं ना. यूपीएससी रूट जो है डेट्स बैक टू द अराइवल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एज अ ट्रेडिशनल एंड ट्रेडिंग कंसर्न. नाउ इन 1600s, पहले तो ऑब्वियसली ट्रेडिंग कंपनी की तरह ही आई थी, एंड एज अ ट्रेडिशनल ट्रेडिंग कंसर्न इट्स एम्प्लॉइज, दैट इज राइटर्स, जूनियर, सीनियर मर्चेंट्स वर प्योरली मर्केंटाइल सर्वेंट्स अपॉइंटेड एंड पेड अकॉर्डिंग टू देयर इंडिविजुअल मैरिट्स फॉर डिकेड्स. लेकिन बाद में in the second half of 18th century, especially after the companies जो है विक्टोरिया इन द बैटल ऑफ प्लासी 1757, तो वहां पे वो विक्टोरियस रही, एंड बैटल ऑफ योर बक्सर 1764 इट रियलाइज न्यू रोल, दैट इज टू रूल इंडिया. तो अब ये ट्रेडर नहीं रूलर हो गए हमारे कंट्री के. सो इस वजह से अराउंड दिस टाइम गवर्नर जनरल्स जो है वो हमारे, देखो कौन कौन से गवर्नर जनरल्स एसोसिएटेड है इसके साथ, that is Vaughan Hastings, Lord Wellesley, Lord Cornwallis. They had reshaped the bureaucracy in British India. तो ये तीन गवर्नर जनरल को हम ब्यूरोक्रेसी के साथ लिंक कर सकते हैं. By 1858, the charter of company and its civil servants had changed. Now, to manage a rich empire like India efficiently, company had started feeling the need to appoint bureaucrats. For इस वजह से फिर उन्होंने इसके बारे में सोचा. तो सबसे पहले आपकी द मैकॉले कमेटी 1854 was a huge leap forward in this direction, and in 1855 a civil service commission came into existence in Britain. In 1858 its jurisdiction was extended to ICS, Indian Civil Services. तो ये एग्जाम जो है वो लेकर आए, and at first recruitment to the commission were done via direct route through a written test, and if needed then interview. And after first world war 1914 से 18 जो हमारी हुई, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जो है वो भी बनाया गया. तो ये सारा हिस्टोरिकल सेटअप आप थोड़ा सा फोकस करो, मेंस के लिए भी और प्री में भी क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से स्टेटमेंट बन सकती है. Now, however, entry to the commission would remain out of the bound for Indians till 1922. 1922 के बाद इंडियंस की एंट्री हुई, and 2 years after ICS exam started being held in India, 1920 onwards. In 1924, Lee Commission, very very important, recommended early establishment जो है वो of a public service commission in the country. So in 1926 onwards, SSB handed over the responsibility of recruitment to this very public service commission, and Sir Ross Barker served as its chairperson till 1932. तो बार्कर का नाम भी आपने याद रखना है, ली कमीशन भी आपने याद रखनी है.
Now, a new proposal under Government of India Act 1935 established a commission for both the federation and each provinces or a group of provinces. Now, by this time, a format of Federal Public Service Commission rolled out on April 1, 1937 और उसमें सर आपके आयरे गॉर्डन जो है took over from Sir David Penney as its chairperson, and India was merely a decade away from independence, so already constitution was being डिबेटेड. तो उससे पहले हमारी प्रोविजन जो है वो आपकी इंडिपेंडेंट सिविल सर्विस सर्वेंट कमीशन के लिए हो गई. नाउ व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15th of August 1947, तो फिर हमारी जो ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है FPES was headed by its first Indian chief, that is H.K. Kripalani. Must remember this fact. First Indian after independence कौन थे? And after him, R.N. Banerjee headed the commission from 49 to 55, and during his tenure, constitution came into effect, as did two change of the name, that is your FPSC से अब क्या बन गया? That is your now UPSC, while the ICS was renamed as IAS, that is Indian Administrative Services. Now UPSC most prestigious examination obviously है हमारा, nearly 10 lakh कैंडिडेट्स हमारे बैठते हैं, इसको छोड़ दो, इसको करने की जरूरत नहीं है. आगे हम देखते हैं यूपीएससी धौलपुर हाउस हेडक्वार्टर, ये शिफ्ट हुआ 52 के अंदर, एंड देन उसके बाद ओवर द ईयर यूपीएससी इंस्टीट्यूट सेवरल रिफॉर्म्स होते रहे हमारे, एंड इसके अंदर ही वेरियस कमीशंस और कमेटीज लाइक फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 66 में मोरारजी देसाई की याद रखना है, एंड उसके बाद आपकी के हनुमंता, एंड देन थोराट पैनल 1967 हेडेड बाय लेफ्टिनेंट जनरल एसपी थोराट, ये आपने याद रखना है. ठीक है, जो आपकी रिसेंट आपको कमीशंस यहाँ पे नजर आ रही हैं. और देन उसके बाद फिर हमारा 76 के अंदर दौलत सिंह जो है आपके दैट इज दौलत सिंह कोहान जी, एंड देन सतीश चंद्र पैनल 89 और 90 में, अलग कमेटी 2001 में हेडेड बाय वाईके अलग, देन पीसी होता पैनल 2004 में, देन अरुण जो है निगवेकर ये पैनल आया 2012 में. तो ये नए पैनल्स भी याद रखो, बिकॉज आपको क्वेश्चन बना सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस और कमिटीज आर रिलेटेड विद योर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. तो उसमें आपको ये नाम सारे इनके साथ आपकी एसोसिएशन होनी चाहिए. सो एज इट एंटर्स इट्स सेंटेनरी ईयर, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लेवल सर्विसेज कमीशन आर स्ट्रगलिंग टू रिटेन देयर क्रेडिबिलिटी. तो ये बेसिकली हम जो है सेंटेनरी ईयर हमारा मना रहे हैं, और ये सारा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है रिगार्डिंग सिविल सर्विसेज यूपीएससी, इसको अच्छे से कवर करो. कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज, Coal Desert Biosphere Reserve CDBR in Himachal Pradesh, along with 25 other biosphere reserves across several countries, has been included in World Network of Biosphere Reserve WNBR by UNESCO, a global recognition that places 7,770 square kilometer area spread across the states, that is Lahaul Spiti district, on the international conservation map. So with this addition, India now has 13 biosphere listed in WNBR. बहुत अच्छे से याद करो, 13 की लिस्ट भी याद करो, और आपको बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस बार आपको एक क्वेश्चन आएगा पीसीएस में. Now UNESCO designated 26 new biosphere reserves across 21 countries. अगर पूरे वर्ल्ड में देखें तो हाईएस्ट नंबर जो है in 20 years है अब तक का. And WBNR now includes 785 sites in 142 countries with additional 1 million square kilometer of natural areas brought under protection since 2018, equal to the size of Bolivia. तो इतना एरिया जो है वो definitely conservation में रखा है. And the world body said in a statement. Now the decision to include India's Coal Desert Biosphere Reserve जो है इट वॉज टेकन, ये कब लिया गया है? दिस इज इन 37th सेशन ऑफ यूनेस्कोज इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल ऑफ द मैन एंड बायोस्फीयर मैप. इस पे मेज पे क्वेश्चन अक्सर आता है. ठीक है, तो इसकी मीटिंग हुई थी पेरिस में ऑन सैटरडे. यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट भूपेंद्र यादव सेड, नाउ स्प्रेड इन योर ट्रांस हिमालयन रीजन द रिजर्व encompasses entire Spiti wildlife division adjoining Lahaul forest division including your Baralacha pass, then जो है भरतपुर एंड सोनचुरू. एल्टीट्यूड जो है इसका 3300 से लेके 6600 मीटर तक है, एंड इट इंडिकेट्स योर पिन वैली नेशनल पार्क, कीबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंद्रताल वेटलैंड, सरचू प्लेन्स encompassing your Windswept plateau, glacial valleys, alpine lakes, high altitude desert, making it one of the coldest and
ड्राइएस्ट इकोसिस्टम। सो ये सारे रीजन को अच्छे से देखो, अच्छे से इसको लेके थोड़ा सा और स्टडी करो। नाउ द कोल्ड डेजर्ट इज जोन्ड इनटू 3 पार्ट्स। एक कोर होता है जो कि अराउंड 2600 स्क्वायर किलोमीटर है, बफर अराउंड 3900 स्क्वायर किलोमीटर एंड ट्रांजिशन उसके बिटवीन आपका 1128 स्क्वायर किलोमीटर। बैलेंसिंग यहाँ पे कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन इकोलॉजी एंड इट हार्बर्स 665 हर्ब्स, 41 shrubs, 17 ट्री स्पीशीज है यहाँ पे इंक्लूडिंग 14 एंडेमिक है, 47 medicinal plant crucial to the SOA RIGPA MG system and it supports hardy alpine, यहाँ पे grasses भी मिलते हैं आपको, rare stands of willows है, leaf sea जो है buckthorn है। Now Himalayas birch and your Persian juniper, now its wildlife included 17 mammals अलग से, 119 जो है bird species है with snow leopard खास करके as a flagship species supported by robust prey base of more than 1800 blue sheep। थोड़ा सा ध्यान रखो कौन कौन से एनिमल्स आ रहे हैं in Spiti Valley, and the fauna also includes Himalayan ibex, Himalayan wolf, then your rich bird life है यहाँ पे such as Himalayan snowpoke and golden eagle। ये birds और आप जो है animals के भी ध्यान रखो किस किस की बात हो रही है। and around 12,000 यहाँ पे जो है वो हमारे inhabitants हैं that live in scattered villages that is practicing traditional pastoralism, या गोट की हर्ड करते हैं, बार्ले पी वगैरह की यहाँ पे जो है फार्मिंग होती है। और इसके साथ ही तिब्बतन हर्बल मेडिसिन, नॉलेज सस्टेन थ्रू बुद्धिस्ट मोनेस्टिक ट्रेडिशन, कम्युनिटी काउंसिल दैट रेगुलेट द यूज ऑफ फ्रेजाइल अल्पाइन रिसोर्सेज यहाँ पे वो प्रोटेक्ट करते हैं। एज इंडियाज फर्स्ट हाई ऑल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, इट हाईलाइट्स द अर्जेंट नीड टू सेफगार्ड माउंटेन्स इकोसिस्टम। इसी बहाने थोड़ा सा जो है हम एनवायरमेंट को सेव कर पाएंगे। नाउ ये फिर आपका वेलकमिंग वाला पार्ट है ना, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। नाउ आगे चल के थोड़ा देखते हैं। इंडिया जो है कंटिन्यू कर रहा है, डेडिकेटेड एफर्ट है हमारे ऑलरेडी रामसर कन्वेंशन के अंदर भी। नाउ एज पर यूनेस्को दिस ईयर 6 कंट्रीज, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, कौन कौन से 6 कंट्री, अंगोला, डिजबाउती, इक्वेटोरियल गिनिया, आइसलैंड, ओमान एंड तजाकिस्तान हैव वेलकम्ड their first biosphere reserve, while Sao Tome Principe becomes the first state to have its entire territory designated as biosphere reserve. Now this paragraph is important for us, right? Now new reserves have also been designated in Albania, China, Ethiopia, France, Greece, India, Indonesia, Jordan, Madagascar, Malaysia, Mongolia, Portugal, Saudi Arabia as well and Sweden. So ये सारा कुछ जो है वो आपने अच्छे से लर्न करके रखना है बेटा। इसमें से भी क्वेश्चंस आपके डेफिनेटली आने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा है। नाउ BSNL को 4G के लिए अभी अलाउ किया गया है, थोड़ा ध्यान रखना। सो प्राइम मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड BSNL स्वदेशी 4G स्टैक है, मार्किंग एंट्रीज इंडियाज एंट्री इनटू कोवेटेड लीग ऑफ नेशन दैट मैन्युफैक्चर टेलीकॉम इक्विपमेंट। नाउ इसको लेके प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च की ये फैसिलिटी ऑन द ओकेजन ऑफ योर भारत संचार जो है निगम लिमिटेड सिल्वर जुबली। ये बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो BSNL की सिल्वर जुबली है। ऑल्सो कमीशन मोर देन 97,500 मोबाइल 4G टावर्स किए गए हैं, राइट। एंड ये इंफॉर्मेशन ध्यान रखोगे आप, और इसको लेके थोड़ा सा डाटा और आ जाएगा। एंड अराउंड 92,000 4G टेक्नोलॉजी साइट्स हैं, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। बस दैट इज इट, इतना सा सिर्फ आपने वर्क रखना है कि ये आपका सिल्वर जुबली सेलिब्रेट कर रहा है BSNL और 4G स्टैक जो है वो अलाउ किया गया है। नेक्स्ट न्यूज पंजाब के लिए है। Pilot study has found high level of lead and uranium in children's blood and in groundwater sample collected from Batinda and Roopnagar। तो इसको लेके ही अलग से स्टडी की गई है, मेंस में इंटरव्यू में काम आएगी। एंड स्टडी जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी की है, जियो एनवायरमेंटल रिसर्च लैब इन कोलैबोरेशन विद बाबा फरीद एनजीओ फरीदकोट, एनालाइजिंग 142 ब्लड सैंपल्स हैं 5 से 15 साल के बच्चों में। 37 जो है वो ग्राउंड वाटर सैंपल लिए गए हैं और इसके अंदर जो है हमें काफी हद तक जो है WHO की सेफ लिमिट 3.5 माइक्रोग्राम पर जो है डेसीलीटर से काफी ज्यादा है, दैट इज 26.17, ठीक है। ये हमें मिला है लेड। बठिंडा में 32.62% है, 22 आउट ऑफ 68 जो है एक्सीडेड विद WHO लिमिट। तो ये डाटा थोड़ा सा आप लर्न करना, और ये जो केस स्टडी है ये आपको काफी ज्यादा काम आएगी फॉर योर इंटरव्यू एज वेल एज व्हाइल राइटिंग इन योर मेंस, ठीक है। इसकी सॉफ्ट कॉपी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम पे, वहां पे जाके आप थोड़ा सा इसका डाटा वर्कआउट करना। इस न्यूज आर्टिकल में आपको थोड़ा सा नोबेल पीस प्राइज के बारे में पता चलेगा। वैसे तो ये अनाउंस हो चुका है, लेकिन अभी थोड़ा सा देखते हैं कि क्या जो है इसमें अमाउंट दी जाती है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ योर नॉमिनेशन।
नाउ द विनर ऑफ 2025 नोबेल पीस प्राइज जो है ये अनाउंस किया जा रहा है आपका 10 अक्टूबर को। नाउ दिस इज बीन अनाउंस, जब तक मैं आपको ये वीडियो बना के दे रही हूँ। और नाम आप हो सके तो मुझे बताना डेफिनेटली कमेंट सेक्शन के अंदर। नाउ सेरेमनी जो है इसमें जो विनर है उसको मेडल दिया जाता है, ए डिप्लोमा, 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन्स, दैट इज 1.19 मिलियन डॉलर दिए जाते हैं, ठीक है। और ये आपका ओस्लो सिटी हॉल में होता है हमेशा 10 दिसंबर को, और किसकी याद में होता है, दैट इज योर जो है स्वीडिश इंडस्ट्रियलिस्ट एल्फ्रेड नोबेल, राइट। नाउ हु डिसाइड्स, कौन करता है, कमेटी करती है, कौन सी, नॉर्वियन नोबेल कमेटी है, जिसमें कि 5 लोग होते हैं, 5 पीपल अपॉइंटेड बाय नॉर्वियन पार्लियामेंट, एंड द कैंडिडेट्स आर पुट फॉरवर्ड बाय नॉर्वियन पॉलिटिकल parties with the appointment reflecting the parliament's balance of power. Who can win? Alfred Nobel जो है 1895 वहां से will set that prize should go to someone who has done the most or the best to advance fellowship among nations, abolition or reduction of standing armies and establishment of promotion of peace. तो ये बंदे को जो है ऐसा दिया जाना चाहिए अवार्ड, एंड इन रियलिटी द प्राइज इज जनरली प्लेस्ड इन द करंट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। एंड हु कैन नॉमिनेट एनीवन रेंजिंग फ्रॉम मेंबर्स ऑफ द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, और करंट हेड्स ऑफ द स्टेट भी हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स, फॉर्मर नोबेल पीस प्राइज लॉरिएट्स अमंग अदर, ये जो है वो कंटेस्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये है आपकी ट्रम्प जीतेंगे या नहीं उसको हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना अवार्ड है, कौन सी कमेटी है, ये आप याद करो। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ बेटा। नाउ इंडियाज लास्ट वीक साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, ISA, याद रखो, फॉर इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी होता है ISA, और यहाँ पे लेकिन ये है सी बेड अथॉरिटी। नाउ फॉर एक्सक्लूसिव राइट टू एक्सप्लोर पॉलीमेटेलिक सल्फाइड PMS इन दैट इज कार्लसबर्ग रिज इन इंडियन ओशन, कार्लसबर्ग रिज को ध्यान दो आप। And India has thus become first country in the world to have 2 contracts with the ISA for PMS exploration, and it now commands the largest area allocated to international seabed for PMS exploration. ये हमारी achievement है। Now Goa-based National Center for Polar Ocean Research will carry out PMS exploration 2026 में, starting with geophysical and hydrographic survey. तो ये India had submitted its application in 2024, and after this evaluation ये हमें जो है वो allow किया गया। Now, what is that is your polymetallic sulfide PMS. Now, PMS are deposits on the ocean floor, rich in strategic and critical metals होते हैं, और जिसके अंदर क्या क्या आता है, जिसमें है आपका कॉपर, जिंक, लेड, गोल्ड, सिल्वर, along with the traces amount of your even rare and precious elements. Now, since land resources containing these minerals are very limited to India, exploring जो है वो PMS हमारे लिए important है. So these metals are essential for high technology application, renewable energy जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं सिस्टम को, green technology. So PMS deposits are generally found near hydrothermal vents, which are like hot springs in the ocean floor, and ocean seabed has cracks. So through these cracks, cold sea water interact with the magma under the earth's crust. बहुत गर्म होता है, वहां से मिलके ये ठंडा जो है आपका कोल्ड वाटर मिक्स करके एक्सपेल करता है बैक इन अ हॉट गश. नाउ दिस एक्सपेल्ड वाटर ये जो होता है वो रिच इन मिनरल्स होता है. Now, what is known about India's previous PMS exploration since the signing of the contract? ये 2016 से ही NSPOR जो है has been conducting exploratory survey along with Central and Southwest Indian Ocean ridge, and the institute has thus developed expertise and built advanced infrastructure for PMS exploration. तो हमारे पास already काफी ज्यादा expertise है इसको लेके, और इसको लेके हमारे पास new deep sea vessel and advanced tool है such as AUV. What is AUV? Autonomous Underwater Vehicle, और उसका नाम आप अच्छे से याद कर लो, दैट इज मत्स्य, अ डीप सी व्हीकल अंडर डेवलपमेंट फॉर एम्बिशियस समुद्रयान मिशन, विल प्रोवाइड एडिशनल बूस्ट टू इंडियाज डीप ओशन मिनरल एक्सप्लोरेशन. इसका फेज 1 जो है 3 फेजेस में है, कंडक्ट रिकॉन्नाइसेंस सर्वे होगा, एंड फेज 2 में कंडक्ट नियर सीबेड सर्वे यूजिंग एडवांस टूल्स इसमें यूज करेंगे, एंड फेज 3 रिसोर्स इवैल्यूएशन है फाइनली. And now what is the significance of Carlsberg Ridge? Very, very important. Carlsberg Ridge is a major segment of mid-ocean ridge system in Indian Ocean and formed by sea floor spreading between Indian Plate and Somalia Plate. It is estimated that the current phase of opening of your Carlsberg Ridge began at 40 million years ago. 40 मिलियन साल पहले शुरू हो गया था, following a major plate reorganization, and its average spreading rate is 2.4 to 3.3 centimeter per year. ये सारी इंफॉर्मेशन ज्योग्राफी के लिए आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये आपको रिज जो है कार्लसबर्ग रिज, यहाँ पे सेंट्रल इंडियन रिज उसमें ओशन में दिखाया भी गया है. दिस हैज रफ फ्लैंकिंग
topography and a median valley, which are the characteristics of slow spreading ridges. ये slowly spread कर रहा है. Ridges known basically to host ये hydrothermal vent system. India has conducted scientific research on these systems during the past 3 decades, right? And यहाँ पे आपका जो है ridge is particularly important because it is located much closer to India, around 2 degree north compared with the central and southwest Indian ridge. Now, how is PMS exploration different from other underwater minerals? Now, exploration of PMS is technically more challenging, difficult होता है than other deep sea minerals. Now, PMS deposits are concentrated near hydrothermal vent, क्योंकि ये आपके hydrothermal vent है along with your mid-ocean ridge where the seabed is composed of hard, highly complex, uneven rocky terrain रहता है. 2000 से 5000 तक जो है वो deep है. They are generally located in some of the remotest area of the planet, in fact. Now, PMS survey operations are thus challenging, requiring deep sea vessel होनी चाहिए, dynamic positioning, precise navigation, communication system भी होना चाहिए. Now, PMS exploration demands a highly multidisciplinary team हो expertise की, and marine geology, geophysics, deep sea technology सब मिलके जो है वहाँ पे काम करेंगे, और इसमें हम already काफी ज्यादा success achieve कर चुके हैं. How does ISA location site minerals exploration कैसे करते हैं हम? तो obviously ये हमारे international agencies हैं, जैसे कि UNCLOS under United Nations Convention on Law of Sea framework, country either through its government, public sector, sponsored entity can submit application. This application must identify proposed exploration area. ये सब आपको लिख के देना होगा. So now, is India planning to acquire more Indian Ocean sites? India is looking to acquire additional sites in Indian Ocean for mineral exploration. So ये सब आपने ध्यान में रखना है. Now, specifically, India is interested in the exploration of cobalt-rich ferromanganese crust on FNC Nikitin Sea Mount in the Central Indian Ocean. तो ये भी आप याद रखना. बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है बेटा आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. नेक्स्ट बेटा, टाइफून का नाम याद रखना. टाइफून ब्यूलाई किल्स 13 इन वियतनाम. सो वियतनाम में एक टाइफून आया है, ठीक है, बस ये नाम आपने याद रखना है. दिस इज योर BUALOI, ब्यूलाई. टाइफून ब्यूलाई कहाँ पे आया? वियतनाम में, और काफी ज्यादा जो है वहां पे डैमेज किया इसने, राइट. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है बेटा, इंडिया टू बिल्ड 2 क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक्स भूटान के साथ. Now, center will build 2 cross-border railway projects connecting Bhutan with bordering areas of Assam and West Bengal, and its first rail link with Himalayan nation that is expected to boost ties and trade. ये जो ध्यान में रखना है, हमने कर रहे हैं हम भूटान के साथ एक नया प्रोजेक्ट शुरू. 2 projects 69 किलोमीटर लाइन है कनेक्टिंग कोकराझार एंड असम एंड गेलुपू इन भूटान. 20 किलोमीटर लाइन कनेक्टिंग जो है आपका है बरहानघाट इन वेस्ट बंगाल टू समस्ती इन भूटान विल कॉस्ट 3000 अराउंड 400 करोड़ एंड 577 करोड़ रिस्पेक्टिवली. तो ये आपके नए प्रोजेक्ट हैं और ये मैप में भी आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है. नाउ दीज आर योर 2 प्रोजेक्ट्स. एक आपका बरहानघाट से समस्ती है विद भूटान जो है, ये लिंकिंग रेलवे आपकी हम करने जा रहे हैं, राइट. सो इसको थोड़ा सा कवर करो और इजी क्वेश्चन बन के ही आएगा, लेकिन आपको एक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि कौन सी कंट्री के साथ हम करने जा रहे हैं, ठीक है. कोई भी न्यूज अगर ट्राइबल्स के साथ है, आपको पता है हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, तो इस वजह से इसको कवर करो. नाउ ये है रिगार्डिंग चेरो आर्चर्स. नाउ देयर bows were basic, just a bent arc, yet a chero जिसको प्रोनाउंस करते हैं चीरो आर्कर, ठीक है. और ये आपका कहाँ पे है? This is of your Palamau. The weapons were a symbol of defiance that defines their stories if less known past. तो ये चेरोस के बारे में है. कौन है ये? Chero were forever the Davids of their story, prevailing against Goliath of the time. First the Mughals and later the British. In 17th century folk hero थे इनके, क्या नाम था उनका? दैट इज मेदिनी राय. और आफ्टर होम झारखंड दैट इज मेदिनानगर सिटी इज नेम्ड, इज रिमेंबर टुडे एज चेरो नेपोलियन. हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और आपको हिस्ट्री की बुक्स में ये सब नहीं मिलने वाला है, राइट. अकॉर्डिंग टू योर प्रासर भारती डॉक्यूमेंट्री ऑन द ट्राइब्स. तो प्रासर भारती ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है ट्राइब्स में, और वहां पे चेरो नेपोलियन का जिक्र है. किसको बोलते हैं? मेदिनी राय को बोलते हैं. 17th century इनके फोक हीरो है, एंड दैट इज व्हाई द मॉनिकर चेरो आर्चर फॉर झारखंड फ्रेंचाइज ऑफ द अपकमिंग आर्चरी प्रीमियर लीग इज एप्ट. तो इसी वजह से आर्चरी प्रीमियर लीग में इसको अलग से नाम दिया गया है चेरो आर्चर्स का. एंड द आर्चर्स जो है विल ज्वाइन द पृथ्वीराज योद्धास का कित्या नाइट्स, ये अलग अलग टीम्स का नाम है वहां पे, ठीक है. एंड जोला चीफ फॉर इनॉग्रेल एडिशन ऑफ APL सेट टू टेक जो है वो अक्टूबर 2 से लेकर 12 तक होगा.
Davids of defiance क्या है? Cheros emerged with what is now Bihar and Jharkhand after the fall of Pala Empire in 12th to 13th century with the onset of Sena dynasty. तो सेना डायनेस्टी की onset के साथ ही जो है इनकी जिक्र होता है. Eventually they settled in Palmau in present day of western Jharkhand. तो फिर ये ट्राइब जो थी आपकी झारखंड में आकर बस गई थी. Story of their fastness goes back to that is Shabal Rai, a contemporary of Mughal emperor जहांगीर के टाइम पे थे, who troubled imperial forces of the Sultanate of the year, Sultan of the year. Now, according to the Nagavanshis and the Cheros, 1972 by Balmukund Victorma. Now, the retired head of history of department in Ranchi, तो उन्होंने इसको लेकर रिसर्च की. Supplies जो है this is a Karwa on Grand Trunk Road in 1613 and took some restraining when captured. Sambal Rai impressed Jahangir by his fine physique and was ordered to fight tiger for the amusement of the emperor. He died in this fight with the tiger. तो ये जो है उस टाइम की कुछ स्टोरीज जो है वो हमें अब तक मिलती हैं. The Mughal would never subdue the Cheros while Man Singh जो है शियास्ता खान, then your जबरदस्त खान, दौड़ खान, ये सब जो है वो गए वहां पे मिलिट्री कैंपेन के लिए. Flaming arrows of Cheros did not stop, लेकिन तब उनको काफी ज्यादा इनका सामना करना पड़ा Cheros का, because they were very good at archery. Now the Shayasta Khan, a general of Aurangzeb, marched into the forest around Palmau and tried to जो है cut trees to clear the spot of his camp. Right? And then the most famous Chero warrior was Medini Rai. His troops evoked praise from, in fact, उस time पर भी 19th century Scottish historian W.W. Hunter, and who described them as people with bare heads and bare feet and carrying bows with one curve and plenty of arrows. Now, in 1660, when Daud Khan, another जो है of Aurangzeb's general, arrived in Palmau, his armies were equipped with intricately forged bows with Cupid and Apollo shape, that is your lip curve, while Cheros carried their simple curves. तो एडवांस कह लो वेपनरीज के साथ फिर औरंगजेब के जनरल जो है वो लड़ने के लिए आए. Tribal warriors were surrounded from all sides as they retreated to the hills and forests, and many were killed or wounded. Then Medini Rai evacuated women, children and valuable from his fort and took on the Mughal forces with his band of archers. So ये famous arrow इसी वजह से जाना जाता है आज भी. So according to Virottam, the most lethal arrows from Cherokee were fired in 1730 when they scattered an advance party of Muazzam Khan. उसी time period में. When Muazzam arrived at Dera, the people of Palmau under Jai Krishna Rai had felled trees and stopped his passage by throwing dust. Now Muazzam likely died of a wound during such an attack. उस टाइम पे फारूकदुल्ला who was following him settled for a very enforceable tributary relationship with the Cheras. Now when British came, it was Cheros of Chitraji Rai फिर से अभी exist कर रहे थे. Chitraji Rai who defied Captain Jacob Cammock in the East India Company 1771 when Cammock led a detachment into Scilly. The tribe persons जो है used bows and arrows but were a very daring people and behaved with greater spirit than any of their Ramgarh country. तो ये even Britishers के साथ भी लड़ते रहे हैं. And even after declaration of your extirpation of Chero dynasty, the resistance constantly used the isolation of the thick forest. Now many insurrections जो है वो चलती रही 1870 से लेके 1857 तक. तो पूरा historical aspect इस news article में cover है. Then Santhal revolt 1855 saw brothers that is Sidhu and Kanu, ये हमें पता है, Murmu of your Tamar village raid British citadel for armaments with an arrow left embedded serving as a summoning of the supporters. Equally renowned are Chero brothers. तब भी थे कौन थे? That is Nilambar and Pitambar who led the Chera revolt against Britishers in 1857. Then for Cheros whose women even fight alongside men and who treat hunting, fishing, river diving and for as an entertainment, उतने ही strong थे. And the bows and arrows was the first underdog story and they imbibed. Now fighting for them wasn't about the sophistication of their equipment but the spirit of arts. तो ये आर्चर की spirit थी उनके अंदर, तो इतनी strong जो है वो ट्राइब झारखंड के साथ associated है, right? तो इसको डेफिनेटली हमें इस न्यूज आर्टिकल को अच्छे से कवर करना ही चाहिए. इसमें जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई है पूरा का पूरा हिस्टोरिकल सेटअप आपका यहाँ पे कवर हो रहा है. नेक्स्ट न्यूज इकोनॉमी के साथ रिलेटेड है बेटा. नाउ थ्रू आउट सितंबर इंडियन रूपी हैज बीन हिटिंग ऑल टाइम लो टू इट्स एक्सचेंज वैल्यू. ऑब्वियसली किसके साथ कंपैरिजन है? यूएस डॉलर ड्रॉपिंग टू 88.6 हो गया है.
It means that an Indian wanting to buy a US good or any foreign good whose price is denominated as US dollar, like crude oil, must now shell out more than 88 Indian rupee for each US dollar. To be sure, this slide has not been sudden. However, it comes at a time when the rupee has been losing value against the currencies of almost all the major economies. Now, the slide यहाँ पे आपको exactly दिखा रहा है. अदरवाइज बाकी जो करेंसीज हैं, राइट, इंडियन रुपी का ही आपको ज्यादा बुरा हाल नजर आ रहा है. ईयर टू डेट जो है आपको ये परसेंट चेंज जो है वो यहाँ पे दिख रहा है. चार्ट शोज हाउ यूएस डॉलर परफॉर्म अगेंस्ट अदर कंट्रीज व्हाइल आईएनआर लॉस्ट मोर देन 3% ऑफ इट्स वैल्यू. हमारी 3% से ज्यादा वैल्यू लूज हुई है एंड ये आपको दिख रहा है यहाँ पे. एंड अदर कंट्रीज सच एज यूरोपियन यूनियन, यूरो दिख रहा है आपको, चाइना, ब्राजील हैव बिकम सिग्निफिकेंटली स्ट्रॉन्गर. वो स्ट्रॉन्ग हुए हैं डॉलर कंपैरिजन में. सो आईएनआर इज द in the company of your country such as Bangladesh, Pakistan, but had slide further. In fact, the rupee has lost 1.3% of its value over the past month only. Impact while the weaker currency makes imports from the rest of the world costlier. Imports हमारी हम बहुत ज्यादा import पे डिपेंड करते हैं, तो इससे import हमारी महंगी होंगी. काश हम imports पे डिपेंड नहीं करते, फिर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर अच्छा हो जाता क्योंकि हमारी चीजें सस्ती हो जाती बाहर, ठीक है. लेकिन हमें इंपोर्ट की वजह से जो है वो दिक्कत होती है. While it has a silver lining, it makes India's export more affordable. एक्सपोर्ट को हमेशा फायदा होता है. But perhaps why RBI has not attempted to support India's rupee in foreign exchange market as aggressively as it has in the past. इसी वजह से इसमें RBI ने कोई भी इंटरफेरेंस नहीं की है. The bigger reason for INR slide, however, is elsewhere is right, exchange rate are essentially dependent on relative demand for currency. If American demand for rupee outpaces the Indian demand for dollar, क्योंकि आपकी डॉलर की डिमांड बहुत ज्यादा है, जिस वजह से डॉलर की कीमतें डेफिनेटली अच्छी हैं. दिस कैन हैपन ईदर बिकॉज द वर्ल्ड वांट्स टू बाय इंडियाज गुड्स एंड सर्विसेज, और इफ ग्लोबल इन्वेस्टर्स वांट टू इन्वेस्ट मनी, अगर हमारे पास होगा तो फिर हमारी जो है इंडियन रुपी की कीमत थोड़ी स्टेबलाइज होगी. एज इट टर्न्स आउट, टैरिफ जो है हैव डैमेज इंडियाज ऑलरेडी स्टेगनेंट एक्सपोर्ट. हमारी एक्सपोर्ट पहले ही दिक्कत में आ गई है. FPI FDIs are falling or even turning negative because of global investors are unhappy with India's GDP growth numbers as well as the earning of Indian companies. So थोड़ी सी हमारी इकोनॉमी में दिक्कत चल रही है. So this is all for today. आज के लिए इतना ही, लेकिन जितनी भी हमने डिस्कशन की सभी न्यूज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ज्योग्राफिकल पॉइंट से भी जितनी बातें की हमने वो सभी न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है. इसको अच्छे से कवर करो और मैं मिलती हूँ जल्दी ही नेक्स्ट वीडियोस के साथ, और जल्दी जल्दी कवर करते हैं जो हमारा पेंट अप वर्क जो है वो रह गया है रिगार्डिंग योर करंट अफेयर्स रिलेटिंग टू न्यूज़पेपर. राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.